गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने फाइनल स्टेटमेंट्स जो हैं पढ़ लिए हैं। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट। क्या कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट्स। अभी जो प्रीवियस अपन लोगों ने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हम लोग केवल ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन अब क्या है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है एडजस्टमेंट्स को भी लेकर चलेंगे। एडजस्टमेंट्स जो होते हैं वो हमें ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होते हैं। एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें हमने अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया होता, तो वो हमें ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, डेप्रीशिएशन, मैनेजर्स कमीशन, है ना, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये सारे एडजस्टमेंट जो हैं हमें ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होते हैं और हमें इनको अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड भी करना होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर शोन भी करना होता है। तो अपन इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो है एडजस्टमेंट्स को किस तरीके से अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है और फाइनल अकाउंट्स के अंदर किस तरीके से इनको शो किया जाता है, इस चीज़ को हम लोग जो है इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो सब वो तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए, पहला एडजस्टमेंट हमारे लिए क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेंट्री भी कहते हैं। तो पहले तो हम लोग कुछ मीनिंग्स को समझेंगे, फिर इसके किस तरीके से एडजस्टमेंट्स हमसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या जनरल एंट्रीज पूछी जा सकती हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो देखिए, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री मीन्स, सबसे पहले तो हम जो है मीनिंग लिखेंगे और बहुत ही डिटेल से जो है इस चीज़ को अपन लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री मीन्स, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द end of the accounting period, at the end of the accounting period। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? ये हमारे गुड्स का वो पार्ट होता है जिसे अभी तक हमने बेचा नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हो चुका है और हमने इसको अभी तक सोल्ड आउट नहीं किया है, यानी कि बेचा नहीं है। इट इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। इट इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एज ओपनिंग स्टॉक, एज ओपनिंग स्टॉक। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक वो होता है
जो हमने अभी तक सोल्ड आउट नहीं किया है, और इसको हम नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या करते हैं, एज अ ओपनिंग स्टॉक क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अब देखिए इसके अकाउंटिंग को लेकर हमारे सामने जो है दो तरह की सिचुएशंस आ सकती है। पहली सिचुएशन क्या आ सकती है, इफ क्लोजिंग स्टॉक, पहली सिचुएशन हमारे सामने क्या आ सकती है, इसको समझिएगा। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, यानी कि पहली जो कंडीशन हमारे सामने आ सकती है वो क्या आ सकती है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमें क्या कर रखा है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है। यानी कि पहली सिचुएशन हमारे सामने क्या आ सकती है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस के बाहर जो है हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो इस कंडीशन के अंदर देखिए हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री क्या करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को हम फाइनल अकाउंट के अंदर किस तरीके से क्या करते हैं, शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। हम यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आपको ये जनरल एंट्री याद करनी है कि यदि क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होता है तो हम कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और इसको हम फाइनल अकाउंट्स में किस तरीके से शो करेंगे, ये भी हमारे लिए एक क्वेश्चन है। तो एग्जाम में आपसे इस तरह के क्वेश्चन बनाकर पूछे जा सकते हैं। तो अब हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अब इसको हम फाइनल अकाउंट्स में किस तरीके से शो करेंगे, इस एडजस्टमेंट एंट्री को। यहाँ पर आपको ध्यान से सीखना है हर एक बात को। तो अब हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे शो करेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर इसको शो करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और बैलेंस शीट की जो असेट साइड होगी, बैलेंस शीट की जो असेट साइड होगी उसके अंदर हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड कौन सी होती है, ये होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो यानी कि जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होता है तो हमें ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है, और क्लोजिंग स्टॉक को हम फाइनल अकाउंट्स के अंदर इस तरीके से क्या करते हैं, दिखाते हैं। हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं और बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं। क्लास के बीच में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना चाहता हूं कि मैंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर का एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। इस कोर्स के अंदर आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ, स्पीड फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होंगी। आपको इस कोर्स के अंदर PDF नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे जो कि प्रिंट फैसिलिटी के साथ आपको अवेलेबल होंगे। इस बैच के अंदर आपको डाउट सेशन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो होगी 1 ईयर। यानी कि एक बार अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो वो 1 ईयर तक आपके पास उसका एक्सेस रहेगा
और साथ ही साथ इस कोर्स की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको पूरे सिलेबस की टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो विथ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सीसी मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस कोर्स को परचेस करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसकी दूसरी कंडीशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है और फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है। इफ क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान से देखिएगा इस कंडीशन को, और ये कंडीशन आपसे एग्जाम के अंदर जो है पूछी जा सकती है। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, इफ closing stock, if is given in the trial balance, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो फिर हम उसको किस तरीके से शो करेंगे। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, तो इसको हम किस तरीके से शो करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर हमसे पूछा जा सकता है। तो यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो इसका मतलब होता है कि इसकी क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो ऑलरेडी जो है पास्ड कर दी गई है, यानी कि बुक्स के अंदर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो की जा चुकी है। तो इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स adjustment entry, it means adjustment entry of closing stock is already passed, यानी कि इसका मतलब क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी जो है वो अकाउंटिंग बुक्स के अंदर की जा चुकी है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री की जा चुकी है, यानी कि हमको तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं तो हमें क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है। अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, इसका मतलब एडजस्टमेंट एंट्री की जा चुकी है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री की गई है। तो देखिए, जब क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया जाता है, इसका मतलब बुक्स में कौन कौन सी एंट्री जो है वो ऑलरेडी की जा चुकी है। तो देखिए, पहली एंट्री की जा चुकी है परचेज अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, यानी कि ओपनिंग स्टॉक को परचेजेस के अंदर क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी कि परचेजेस को क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। दूसरी एडजस्टमेंट दूसरी एंट्री क्या की जा चुकी है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, यानी कि परचेज रिटर्न को भी परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी कि परचेज को क्या कर दिया गया है, डिक्रीज कर दिया गया है। तीसरा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को भी परचेजेस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी कि परचेज को डिक्रीज कर दिया गया है। यानी कि जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है
तो अपन ये मान सकते हैं कि भाई परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिया गया है, एडजस्ट कर दिया गया है। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया जाता है तो इसका मतलब है ये दो ट्रांसफर एंट्रीज और ये एडजस्टमेंट एंट्री जो है बुक्स के अंदर हो चुकी है। इसका मतलब हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर इन तीनों एंट्रीज के थ्रू दो चीजें नजर आएंगी। यानी कि अब हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दो चीजें नजर आएगी। जब भी क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो मान के चलिए ये तीन एंट्री अकाउंटिंग बुक्स के अंदर की जा चुकी है और अब आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दो चीजें नजर आएंगी और वो दो चीजें कौन कौन सी होगी। एक तो होगी एडजस्टेड परचेज, एक तो क्या होगी, एडजस्टेड परचेज, और एक होगा क्लोजिंग स्टॉक। एक होगी एडजस्टेड परचेज और एक होगा क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि भाई ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट इस तरीके का ही होता है, आपको पता है। तो जब भी आप ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ये दो चीज़ें जो हैं दिखाई देंगी। एक तो एडजस्टेड परचेज दिखाई देगी और एक आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाई देगा। सपोज करो एडजस्टेड परचेज आपको दे रखी है 1,00,000 की और क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 50,000 का। तो इस कंडीशन का मतलब क्या होता है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इट मीन्स एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी पास्ड। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री हो चुकी है और वो एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी है, ये वाली। और साथ ही साथ ओपनिंग स्टॉक और परचेज रिटर्न को भी परचेज से क्या कर दिया गया है, एडजस्ट कर दिया गया है। तो आपको ट्रायल बैलेंस में कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है नजर आएगी। यानी कि आपको क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर नजर नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आएगा। तो जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई क्लोजिंग स्टॉक को हम परचेज से क्या कर चुके हैं, एडजस्ट कर चुके हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो हम किस तरीके से बनाएंगे, हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है, ट्रेडिंग अकाउंट की जो डेबिट साइड है उसमें लिख देंगे एडजस्टेड परचेज। क्या लिख देंगे, एडजस्टेड परचेज 1,00,000। ठीक है। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो यानी कि इस कंडीशन में क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो केवल बैलेंस शीट की असेट साइड में ही आता है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता क्योंकि वो परचेज से ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। और एक बात और ध्यान रखिए कि जब एडजस्टेड परचेज गिवन हो तो आपको ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, परचेज रिटर्न को भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करने की ज़रूरत नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वैसे ही नहीं आएगा। क्योंकि एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है एडजस्टेड परचेजेस इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस
माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो एडजस्टेड परचेज जो है इस तरीके से निकाली जाती है। तो जब आपने एडजस्टेड परचेज निकाल ली तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से एक भी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। केवल एडजस्टेड परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे। तो देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि जब क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाना हो, जब क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाना हो तो कौन सी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी। तो हमारा आंसर होगा ये वाली जर्नल प्रविष्टि। ध्यान रखिएगा, जब क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया गया हो या दिखाना हो तो आप निम्नलिखित में से कौन सी जर्नल प्रविष्टि करेंगे। ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर हो तो आप कौन सी जर्नल प्रविष्टि करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो क्लोजिंग स्टॉक वाला जो क्वेश्चन है आपको एडजस्टमेंट है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक वाला जो एडजस्टमेंट है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा अपन 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। थोड़ा सा आपको वॉइस भी आ रही होगी, नगर निगम की गाड़ी आई है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सा एडजस्टमेंट है, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कौन सा एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि अदत्त व्यय। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अदत्त व्यय। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं, अगर मैं शॉर्ट में इसका मीनिंग बताऊं तो रिलेटेड फ्रॉम करंट ईयर, रिलेटेड फ्रॉम करंट ईयर बट नॉट पेड इन करंट ईयर, यानी कि ऐसे खर्चे जिनका संबंध वित्तीय वर्ष के साथ होता है लेकिन हमने वित्तीय वर्ष के अंदर उनका भुगतान नहीं किया है, तो ऐसे खर्चों को हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है, इस चीज को भी हमको ध्यान रखना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है कि भाई एडजस्टमेंट एंट्री बताइए अदत्त व्ययों की। तो अदत्त व्ययों के समायोजन की जनरल प्रविष्टि क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जो जनरल प्रविष्टि होगी वो क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ये जनरल प्रविष्टि जो है, समायोजन प्रविष्टि जो है, हम अकाउंटिंग बुक्स के अंदर करेंगे और ये आपको याद होनी चाहिए, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
कि हम इसको फाइनल अकाउंट्स में किस तरीके से दिखाएंगे। सपोज कीजिए हमको ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें यहाँ पर लिख रखा है कि भाई सैलरी, क्या लिख रखा है, हमें दे रखी है सैलरी। तो ये तो आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तो पता ही है, ठीक है ना। अब ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है और हमें यहाँ पर दे रखी है सैलरी, ठीक है। और सैलरी कितनी दे रखी है, 1,10,000 रुपीज़ की हमें सैलरी गिवन है। अब नीचे हमें एडजस्टमेंट लिखकर दे रखा है, क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट लिखकर दे रखा है ₹10,000 ऑफ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, ₹10,000 ऑफ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग। तो इस तरह का एडजस्टमेंट लिख के हमें नीचे दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि भाई सैलरी के जो है 1,10,000 रुपीज़, जो 1,10,000 रुपीज़ हमें गिवन है और 10,000 रुपीज़ अभी क्या है, ड्यू है। उसी तरह हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है वेजेस, और वेजेस के हमें 50,000 रुपीज़ दे रखे हैं, है ना। और नीचे लिख रखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹5,000, यानी कि सैलरी के 10,000 रुपीज़ ड्यू हैं और वेजेस के 5,000 रुपीज़ क्या हैं, ड्यू हैं। तो अब हम इन दोनों को एडजस्टमेंट को, ये दोनों एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो इनको हम फाइनल अकाउंट्स में किस तरीके से दिखाएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, वेजेस के लिए बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि वेजेस किस में आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। सैलरी जो है ये किस में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आती है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है। अब वेजेस इधर ही आती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू वेजेस, कितने हैं, 50,000 रुपीज़ पहले तो हम लिखेंगे इनर कॉलम में। फिर क्या करेंगे, एड आउटस्टैंडिंग वेजेस, एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 रुपीज़, तो ये हो गए 55,000 रुपीज़। उसी तरह सैलरी के लिए हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे सैलरी, क्या लिखेंगे, सैलरी। अब सैलरी कितनी है, 1,10,000 रुपीज़। फिर यहाँ पर लिख देंगे एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपीज़, और यहाँ आउटर कॉलम में लिख देंगे 1,20,000 रुपीज़। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, किस साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 रुपीज़, और यहाँ पर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपीज़। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो भी एडजस्टमेंट होता है उसको हम किस तरीके से फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या करते हैं, शो करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं, भाई ऐसे खर्चे जो हमारे वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत तक हमने उनका भुगतान नहीं किया है,
यदि हम अदत्त व्ययों का समायोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं सैलरी के 10,000 रुपये और मजदूरी के 5,000 रुपये का समायोजन अंतिम खातों के अंदर नहीं करूंगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या होगा, भाई मेरा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। भाई वेजिस से क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, अगर मैं वेजिस का एडजस्टमेंट नहीं करता तो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर मैं सैलरी का एडजस्टमेंट नहीं करता तो नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि भाई वेजिस आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब मैंने खर्चे अगर कम दिखाए हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। सैलरी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और मैं सैलरी के यदि 10,000 रुपीज़ कम दिखाऊंगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्लस मेरी जो लाइबिलिटीज़ है, प्लस क्या होगा, जो लाइबिलिटीज़ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लाइबिलिटीज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि भाई बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में इनको शो करना है, यानी कि मेरी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भाई बताइए, अगर अदत्त व्ययों का समायोजन नहीं किया जाए तो अंतिम खातों पर या व्यवसाय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो व्यवसाय का सकल लाभ और शुद्ध लाभ क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जो दायित्व हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए अदत्त व्ययों का यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का समायोजन करना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नोट डाल के लिखिएगा यहाँ पर, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पर नोट डाल के आप एक बात लिखिएगा। भाई एक बात तो मैंने आप लोगों को ये बता दी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, और समायोजन प्रविष्टि क्या होगी वो भी मैंने आपको बता दिया। अंतिम खातों में इसका समायोजन कैसे होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब नोट डाल के अपन एक चीज़ लिखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे हों, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे हों, तो अंतिम खाते बनाते समय, तो अंतिम खाते बनाते समय इन्हें केवल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। क्योंकि इसका मतलब क्या है, आपने एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो ऑलरेडी कर रखी है, आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। और आप हमेशा याद रखो कि जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है, जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है वो अंतिम खाते बनाते समय केवल एक ही जगह जाती है, चाहे वो कोई सा भी एडजस्टमेंट हो। जैसे क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हम उसे केवल बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे। उसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हम उसे केवल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो बैलेंस शीट के अगर कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है तो इसका मतलब है कि अंतिम खाते बनाते समय
आपको उसको केवल एक ही जगह मेंशन करना है, या तो ट्रेडिंग में या पीएनएल में या बैलेंस शीट में। लेकिन अगर कोई चीज आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी है तो फिर वो अंतिम खाते बनाते समय कहाँ जाएगी, दो जगह जाएगी। कहाँ जाएगी, दो जगह जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये नोट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई बताइए, यदि अदत्त व्ययों को तलपट के अंदर दे रखा है तो अंतिम खाते बनाते समय उसे दर्शाया जाएगा केवल चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, यानी कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्योंकि कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो अंतिम खाते बनाते समय एक ही जगह जाएगी, चाहे वो कोई सा भी एडजस्टमेंट हो। हाँ, अगर बाहर है तो फिर अंतिम खाते बनाते समय हम उसको दो जगह दर्शाएंगे। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंदर है तो बैलेंस शीट की असेट साइड में, और बाहर है तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में और बैलेंस शीट की असेट में। उसी तरह अगर अदत्त व्यय ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, लेकिन बाहर है तो संबंधित व्यय में उसे जोड़कर दिखाया जाएगा और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यानी कि लायबिलिटी साइड में उसे दर्शाया जाएगा। और यदि आप अदत्त व्ययों का समायोजन नहीं करोगे तो क्या होगा, सकल लाभ और शुद्ध लाभ बढ़ सकता है और लायबिलिटीज क्या हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। इसलिए अदत्त व्ययों का समायोजन करना क्या होता है, जरूरी होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात और क्या है कि अगले वित्तीय वर्ष में आप इसका और इसका क्या करोगे। अगले वित्तीय वर्ष में अदत्त व्ययों के समायोजन हेतु क्या प्रविष्टि की जाती है, वो आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि भाई चलो इस वित्तीय वर्ष का तो आपने बता दिया, अगले वित्तीय वर्ष में आप क्या करोगे। तो ध्यान रखिएगा, अगले वित्तीय वर्ष में जब भी अगले वित्तीय वर्ष में जब भी अदत्त व्ययों का भुगतान किया जाएगा, अगले वित्तीय वर्ष में जब भी अदत्त व्ययों का भुगतान किया जाएगा तो निम्नलिखित समायोजन, निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी। तो निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी, क्या एंट्री की जाएगी, एंट्री की जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यानी कि अगले वर्ष हम इनका भुगतान करके अदत्त व्यय खाते को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये दोनों ही पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का पेपर दे रहे हो आप, तो आपको पूरी गणित मालूम होनी चाहिए कि भाई अदत्त व्ययों का समायोजन किस तरीके से किया जाता है। बाहर दर्शाया जाएगा ट्रायल बैलेंस के तो कैसा करना है, अंदर दर्शाया जाएगा तो अदत्त व्यय का समायोजन कैसे करना है ना। अगर अदत्त व्ययों का समायोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, और अगले वित्तीय वर्ष में जब अदत्त व्यय खाता बंद करना हो तो कौन सी प्रविष्टि की जाएगी। तो पूरी चीज़ें जो हैं हमें एक एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो है पता होनी चाहिए। और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, सेकंड वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो जब अपन ओपनिंग एंट्री करेंगे
तो बैलेंस शीट से ओपनिंग एंट्री की जाती है। तो जब हम ओपनिंग एंट्री में सारी असेट को डेबिट करेंगे तो वहां पर क्लोजिंग स्टॉक की जगह क्या लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की प्रविष्टि अगले वर्ष ओपनिंग स्टॉक मानकर की जाती है, वो भी ओपनिंग एंट्री के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक की, अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक की बुक वैल्यू भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक की बुक वैल्यू व मार्केट वैल्यू दोनों गिवन हो, तो दोनों में से जो भी कम हो, दोनों में से जो भी कम हो उस पर क्लोजिंग स्टॉक को दर्शाया जाएगा। तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। हालांकि मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको ये चीज बताई है, लेकिन यहाँ पर भी आप इसको नोट डालकर क्या करें, मेंशन कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, ठीक है। अब देखो, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हमने समझ लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट हमने समझ लिया। अब हम किसकी बात करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस की। किसकी बात करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस की। तो हमारा थर्ड एडजस्टमेंट कौन सा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अपन हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, पूर्वदत्त व्यय। क्या कहते हैं, पूर्वदत्त व्यय। और इसको अगर अपन बिल्कुल शॉर्ट में लिखें तो क्या मतलब होता है, related to next year, related to next year, but paid in current year। यानी कि इनका जो संबंध है वो अगले वित्तीय वर्ष के साथ होता है, लेकिन इनका भुगतान जो है संबंधित या चालू वित्तीय वर्ष के अंदर कर दिया जाता है। यानी कि पूर्वदत्त व्यय होते हैं जो अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित होते हैं, लेकिन उनका जो भुगतान है वो चालू वित्तीय वर्ष के अंदर कर दिया जाता है। तो उन व्ययों को हम क्या कहते हैं, पूर्वदत्त व्यय कहते हैं। अब इसके लिए कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है, इसके लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है वो ये की जाती है, उसको नोट डाउन करिएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। यानी कि हमें खर्चों को कम करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें खर्चों को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या की जाती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अब इस बात को हम किससे समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई अंतिम खातों में इसका समायोजन कैसे किया जाएगा। भाई हमने समायोजन प्रविष्टि तो कर ली। अब सपोज करो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है इंश्योरेंस प्रीमियम। हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या गिवन है, इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है। तो हमने यहाँ पे हमको लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है हमें 60,000 रुपीज़ का। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दे रखा है,
60,000 रुपीज़ का हमें इंश्योरेंस प्रीमियम जो है दे रखा है। अब नीचे एडजस्टमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट के अंदर लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम, 1/4 ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम related to next financial year। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हमको दे रखा है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो 60,000 रुपये का भुगतान हम इस वित्तीय वर्ष के अंदर कर चुके हैं इंश्योरेंस प्रीमियम का, उसमें से 1/4 जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। तो यानी कि अगर मैं 60,000 का 1/4 अमाउंट निकालूं तो ये कितना हो गया? 15,000 रुपीज़ हो गया। यानी कि 15,000 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम किस में आता है? इंश्योरेंस प्रीमियम आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊँगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मैं लिखूँगा टू इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000 रुपीज़, फिर कर दूँगा लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 15,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 45,000 रुपीज़। और बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर मैं प्रीपेड इंश्योरेंस को कहाँ पर दिखाऊंगा? असेट साइड में, क्योंकि भाई 15,000 रुपये का जो भुगतान है वो मैंने अग्रिम रूप से कर रखा है। इसका मतलब एक तरीके से मेरे लिए क्या है? असेट है। तो अंडर द हेडिंग ऑफ करंट असेट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दिखाते हैं क्योंकि उनको चुकाना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे लिए असेट है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको क्या कर चुका हूँ? चुका चुका हूँ। तो ये करंट असेट के अंदर आएगा और मैं बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर दिखाऊंगा प्रीपेड इंश्योरेंस 15,000 रुपीज़। तो ये इस तरीके से इस चीज़ को क्या किया जाएगा? अंतिम खातों में दर्शाया जाएगा। तो ये कहलाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट जो है वो इस तरीके से हमको करना होगा। अब सपोज करो अगर हम ये प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो एडजस्टमेंट है नहीं करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आप प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो अंतिम खातों पर या व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए नेट प्रॉफिट जो है वो आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि भाई एक्सपेंसेस बढ़े हुए दिखाई देंगे। 45,000 की जगह 60,000 आएंगे, यानी कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 15,000 रुपये से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और साथ ही साथ आपकी जो बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी असेट है, बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी क्या है? असेट है, वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आपकी असेट्स भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि यदि हम प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है और साथ ही साथ आपकी असेट्स भी डिक्रीज हो जाती है। और यदि आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट नहीं करते हो तो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है और आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं? डिक्रीज हो जाती हैं। फिर
वही नोट अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर भी 2 नोट आप डाल लो, क्योंकि अपन को विस्तार से हर चीज मेंशन करनी है ना। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो, तो उसे केवल बैलेंस शीट की, तो उसे केवल बैलेंस शीट की असेट्स साइड में, बैलेंस शीट की असेट्स साइड में दिखाया जाएगा, उसे केवल बैलेंस शीट की असेट्स साइड में क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगले वित्तीय वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि की जाएगी, निम्नलिखित जनरल प्रविष्टि की जाएगी। अब अगले वित्तीय वर्ष में क्या होगा, हमें इसे खर्चे के रूप में, खर्चे के रूप में दिखाना होगा, तो हम इसे क्या करेंगे, इंश्योरेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम के अकाउंट में, क्योंकि भाई बैलेंस शीट की असेट साइड में ये शो हो रहा है। तो इसे खाते को बंद करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम एंट्री क्या कर देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। कितने रुपए, 15,000 रुपीज़, क्योंकि भाई अगले साल तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, खर्चा मानना पड़ेगा। तो हम इसको इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करके क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, यहां पर आप प्रीमियम वर्ड और लिख लेना, ठीक है। तो देखो अगले साल का भी हमें पता होना चाहिए कि भाई हमने खाता खोल तो दिया समायोजन प्रविष्टि के माध्यम से, अब अगले वर्ष उसको बंद करना भी तो आना चाहिए। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का खाता हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में खोल देते हैं, तो अगले वित्तीय वर्ष हम उसको भुगतान करके बंद करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस का खाता हमने बैलेंस शीट के अंदर खोल दिया एक तरीके से, तो अगले वित्तीय वर्ष के अंदर हम उसे संबंधित व्यय खाते में ट्रांसफर करके क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि हम उसका भुगतान ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आगे की कहानी का भी पूरा पता होना चाहिए, तभी तो अकाउंटिंग हम लोगों को आएगी। तो फटाफट से नोट कर लीजिए ध्यान से एक एक चीज। मैं आपको एडजस्टमेंट के हर तरह के क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक एक एडजस्टमेंट के, कि किस तरीके से आपसे एग्जाम के अंदर जो है ये पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करो, फटाफट से इसको क्या करो, नोट डाउन करो। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो 3 एडजस्टमेंट देखो अपन लोगों के हो गए हैं। अपन ने क्लोजिंग स्टॉक को समझ लिया, अपन ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को समझ लिया, अपन लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंसेस को समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं अक्रूड इनकम।
क्या किसकी बात कर रहे हैं? अक्रूड इनकम की। तो देखिए अक्रूड इनकम को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? उपार्जित आय। क्या कहते हैं? उपार्जित आय, अक्रूड इनकम। तो इसको अपन शॉर्ट में लिखें तो इंग्लिश हिंदी में तो क्या कहते हैं? उपार्जित आय। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रिलेटेड फ्रॉम करंट ईयर, यानी कि इसका संबंध चालू वित्तीय वर्ष के साथ होता है, बट नॉट रिसीव्ड इन करंट ईयर, यानी कि जो हमने चालू वित्तीय वर्ष के अंदर कमा तो ली लेकिन हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, उस इनकम को हम क्या कहते हैं? अक्रूड इनकम, यानी कि उपार्जित आय। ऐसी आय जिसका संबंध चालू वित्तीय वर्ष के साथ है और हमने इसको कमा भी लिया लेकिन हमें अभी तक ये प्राप्त नहीं हुई है। तो इसके समायोजन के लिए हम क्या जनरल प्रविष्टि करेंगे? तो देखिए इसके समायोजन के लिए हम जो जनरल प्रविष्टि करेंगे, जो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, वो क्या होगी? एडजस्टमेंट एंट्री होगी अक्रूड। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ये जनरल प्रविष्टि जो है हम करेंगे। अब इसको आप लोग एग्जाम्पल से समझिए कि भाई इस समायोजन को हम किस तरीके से दर्शाएंगे। सपोज करिए हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लोगों को दे रखा है कमीशन रिसीव्ड। हम लोगों को क्या दे रखा है? कमीशन रिसीव्ड। कितना दे रखा है कमीशन रिसीव्ड? हमें सपोज करो दे रखा है 12,000 रुपीज़ का, ये हमें कमीशन रिसीव्ड दे रखा है। ठीक है, किस में दे रखा है? ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, अब नीचे एडजस्टमेंट गिवन है। नीचे एडजस्टमेंट क्या गिवन है कि ₹2,000 ऑफ कमीशन इज नॉट रिसीव्ड, यानी कि कमीशन के 2,000 रुपये अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है? हमने कमा तो लिए लेकिन हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो अब इस समायोजन को हम कैसे दिखाएंगे? हम यहाँ पर दिखाएंगे, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, समायोजन प्रविष्टि तो हम क्या कर देंगे? अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। इसकी समायोजन प्रविष्टि क्या हो जाएगी? मैं यहीं पर ही करके दिखा रहा हूं आपको। इसकी हो जाएगी अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 2,000 रुपीज़। उसी तरह मैं आपको प्रीवियस वाली भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए अपने 6,000 रुपये 15,000 रुपये जो थे वो क्या थे? प्रीपेड थे।
तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 15,000 रुपीज़। ठीक है, अब उसी तरह देखिए यहाँ पर हमारे सैलरी और उसके बाकी थे, तो हम यहाँ पर कर देंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, और यहाँ पे कर देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब वेजेस के कितने बाकी थे? वेजेस के बाकी थे 5,000। कितने बाकी थे? 5,000। और सैलरी के कितने बाकी थे? 10,000। तो यानी कि ये समायोजन प्रविष्टियाँ इस तरीके से बनाई जाती हैं। तो अपन वापस अपने उस पर लौट जाते हैं। अब मैंने आपको अक्रूड इनकम का सिखा रहा हूँ कि भाई कमीशन के 2,000 रुपये प्राप्त होना बाकी हैं, तो समायोजन प्रविष्टि हमको याद है, तो हम इनकम की जगह क्या लिख देंगे? कमीशन लिख देंगे। ठीक है ना, तो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अब क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड 12,000 रुपीज़। और यहाँ पर लिख देंगे एड अक्रूड कमीशन, एड अक्रूड कमीशन 2,000 रुपीज़। तो यहाँ पर बाहर कितने आ गए? 14,000 रुपीज़। फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। और भाई ये हमारे लिए असेट है, तो हम इसको क्या करेंगे? क्योंकि हमने कमा लिया है, भविष्य में कभी ना कभी तो हमको प्राप्त होगी ही होगी। तो अक्रूड इनकम हमेशा क्या होती है? असेट होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अक्रूड कमीशन 2,000 रुपीज़। तो यानी कि अक्रूड कमीशन को हम क्या करेंगे? इनकम में जोड़ देंगे और बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर क्या करेंगे? लिख देंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात वही जो अपन हर एंड की चीज़ में समझ रहे हैं कि भाई अगर हम उपार्जित आय का समायोजन नहीं करते तो अंतिम खातों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक देखने वाली बात है। तो यदि आप खुद सोच के अब बता सकते हो कि भाई क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इनकम को नहीं दिखाओगे, आपने कमा तो ली लेकिन आप उसको दिखाओगे नहीं, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा? आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आपकी जो असेट्स है, क्योंकि अक्रूड इनकम असेट में आती है, तो असेट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। फिर रही बात नोट की, नोट हम लिख ही रहे हैं कि अगर अक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो तो उसे केवल बैलेंस शीट की असेट्स साइड में दिखाया जाएगा, उसे केवल बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाया
जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी हो रखी है। और मैं आपको फिर बता चुका हूं कि अगर कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो तो उसे हम केवल एक ही जगह दिखाते हैं। और दूसरा, अगले वित्तीय वर्ष, पहला वर्किंग नोट तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया नोट, अगले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित समायोजन या निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी। भाई अगले वर्ष सपोज करो सामने वाले ने आपको 2000 रुपये दे दिए जो आपने कमा लिए थे, तो आप एंट्री कर दोगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास आपकी कमाई हुई इनकम लौट आ गई। और यहाँ पर क्या कर दोगे, टू अक्रूड इनकम अकाउंट या अक्रूड कमीशन अकाउंट, क्योंकि भाई अक्रूड कमीशन बैलेंस शीट में है, इसका मतलब असेट साइड में है, और इसको अगर खाते को बंद करना है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अक्रूड इनकम, जो भी इनकम का नाम होगा वो आप इस तरीके से जनरल प्रविष्टि कर दोगे। तो ये चीज़ें अपन को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि भाई अगले वित्तीय वर्ष में हम करेंगे क्या। हमने अकाउंट तो ओपन कर दिया है ना, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो गई। तो आप लोगों को अक्रूड इनकम वाला जो एडजस्टमेंट है ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, क्योंकि एडजस्टमेंट से रिलेटेड इसी तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। और आज की क्लास का लास्ट एडजस्टमेंट देखिए। लास्ट एडजस्टमेंट क्या है, अनर्ड इनकम। क्या है, अनर्ड इनकम। इसे अपन हिंदी में बोलते हैं अनुपार्जित आय। क्या बोलते हैं, अनुपार्जित आय। तो इसका मतलब क्या होता है, रिसीव्ड इन करंट ईयर, received in current year but related from next year। यानी कि हमने एडवांस में क्या कर लिया, उसको प्राप्त कर लिया, जबकि उसका संबंध क्या है, अगले वित्तीय वर्ष के साथ है। जबकि उसका संबंध क्या है, अगले वित्तीय वर्ष के साथ है। हमें चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो गई, लेकिन उस आय का संबंध किससे है, अगले वित्तीय वर्ष के साथ है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो कैसे होगी, एडजस्टमेंट एंट्री, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी इनकम अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें इनकम को कम करना पड़ेगा, तो कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो इनकम अकाउंट डेबिट टू अनर्ड इनकम अकाउंट, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनर्ड इनकम अकाउंट, हमें ये जनरल प्रविष्टि करनी पड़ेगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए, है ना भाई, एग्जाम्पल से समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल क्या है कि भाई सपोज करो हमको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड 20,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर रेंट रिसीव्ड जो है हम लोगों को गिवन है, और नीचे हमको
एडजस्टमेंट के अंदर दे रखा है नीचे 1/4 ऑफ द रेंट, 1/4 ऑफ द रेंट रिसीव्ड related to next year या 1/4 ऑफ द रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो किराए के हमें 20,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, ये इसमें से 5,000 रुपये, कितने रुपये? 5,000 रुपये जो हैं वो अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या एंट्री कर देंगे? हम एंट्री कर देंगे रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू अर्नड रेंट अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू अर्नड रेंट अकाउंट 5,000 रुपीज़। अब हमने ये एंट्री कर दी। अब इसको हम फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे? हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे बाय रेंट रिसीव्ड 20,000, फिर लेस अर्नड रेंट 5,000, तो ये आ गया आपका 15,000 रुपीज़। और क्योंकि हमने एडवांस में रेंट प्राप्त कर लिया, इसका मतलब ये हमारे ऊपर क्या है? लाइबिलिटी है। हम कोई भी इनकम को एडवांस में ले लेते हैं तो वो हमारे ऊपर क्या हो जाती है? लाइबिलिटी हो जाती है। तो हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे अर्नड रेंट, है ना, कितना? 5,000 रुपीज़। तो इसको अंतिम खातों में इस तरीके से दर्शाया जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब सपोज करो हम इसका समायोजन ना करें तो क्या होगा? अगर हम इसका समायोजन ना करेंगे तो क्या होगा? अब आप खुद सोचकर बताओ। यदि आप अर्नड इनकम को इनकम में से लेस करके नहीं दिखाओगे तो आपका वित्तीय वर्ष का जो लाभ है, यानी कि जो आपका वित्तीय वर्ष का जो नेट प्रॉफिट है, वो क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। आपका वित्तीय वर्ष का नेट प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इनकम को लेस करके दिखाई नहीं रहे हो, क्योंकि वो इनकम आपकी करंट ईयर की है ही नहीं। और आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि भाई अर्नड इनकम कहाँ आती है? लाइबिलिटीज़ में आती है। तो आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी अपने लिए सोचने वाली बात है। फिर नोट डाल के वही चीज़ जो अपन लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, यदि अर्नड इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो तो उसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड में दिखाया जाएगा। तो उसे बैलेंस शीट की केवल कहाँ दिखाया जाएगा? लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी हो रखी है। और कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है तो वो एक ही जगह जाती है। अगले वित्तीय वर्ष यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल
ईयर में, अगले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित जनरल प्रविष्टि की जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित जनरल प्रविष्टि की जाएगी। अब क्या करेंगे भाई हम, जनरल प्रविष्टि हमने इसको लायबिलिटी साइड में लिखा है, तो इसको बंद करने के लिए डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। तो हम लिख देंगे अर्नड रेंट या इनकम, अर्नड रेंट अकाउंट डेबिट, और संबंधित वित्तीय वर्ष की आय में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमें मिल तो ऑलरेडी चुकी है। तो टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, है ना। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये वाला जो पॉइंट है, ये आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो सब बच्चे टेंशन में आ जाएं, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो हैं वो यहीं तक पढ़ के आते हैं। अगले वर्ष क्या किया जाएगा ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि भाई आप यहाँ पर कैश बैंक तो लिख नहीं सकते, आप तो उसको ऑलरेडी ले चुके हो, तो आप उसको अगले वित्तीय वर्ष की आय में ही तो दिखाओगे। तो आपको इस खाते को बंद करने के लिए ये जनरल प्रविष्टि करनी पड़ेगी अगले वित्तीय वर्ष के अंदर। तो एक एक चीज के ऊपर हमको ध्यान देना है, एक एक चीज को हमको समझना है, तभी हम उसको समझ पाएंगे। क्योंकि देखो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ना। कहीं गलती नहीं हो जाए हमसे और हम चूक नहीं जाएं, क्योंकि कोई चैप्टर बड़ा इजी है, लेकिन हम अगर छोटा सा पॉइंट भी मिस कर गए और वहाँ से अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तो फिर हमको क्या होता है? नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ का हम लोगों को क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो आज की क्लास के अंदर बेसिकली हम लोगों ने 5 एडजस्टमेंट सीखे, और अगर आप इन एडजस्टमेंट्स को अगर ध्यान से देखो तो हमने इनको किस तरीके से, कौन कौन से एडजस्टमेंट सीखे। एक हमने सीखा क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, एक हमने सीखा आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट, एक हमने सीखा प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट, एक हमने सीखा अक्रूड इनकम का एडजस्टमेंट, और एक हमने सीखा अर्नड इनकम का एडजस्टमेंट। ठीक है। अब जो बेसिकली कॉमन बात हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए वो क्या है कि जो अगर याद करने का अगर हम देखें कि भाई नॉर्मली हमें इनके बारे में क्या बातें पता होनी चाहिए। हालांकि अपन ने तो बहुत सारी बातें इसके अंदर सीखी है, लेकिन बेसिकली जो बातें हमें पता होना चाहिए वो ये है। अगर हम बात करें किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की, तो शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन ध्यान रखना ट्रेडिंग अकाउंट में कब दिखाते हैं? जब ट्रेडिंग अकाउंट के बाहर हो, तो शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन ज़्यादातर व्यवहार में वो ट्रायल बैलेंस के बाहर ही होता है। ठीक है ना। शोन इन असेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो ये बातें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, एड इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो अगर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट का है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
रिलेटिव एक्सपेंसेस के अंदर हम इसे क्या कर देते हैं, ऐड। और बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पर, बैलेंस शीट की किस साइड में, लाइबिलिटी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में, लेस इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट का है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लेस करके दिखाएंगे, खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस करके दिखाएंगे। और बैलेंस शीट की किस साइड में, असेट्स साइड में, ठीक है। और अक्रूड इनकम, अब ये इनकम तो पीएनएल की ही होती हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में तो कोई इनकम आती ही नहीं है, ट्रेडिंग में सेल्स के सिवा कुछ आता ही नहीं है, तो ये इनकम जो होती हैं ये तो पीएनएल की ही होती हैं। तो अक्रूड इनकम है तो ऐड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट आ ही नहीं सकता। और बैलेंस शीट की किस साइड में, असेट्स साइड में, ठीक है। फिर अनर्न्ड इनकम है तो लेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट की किस साइड में, लाइबिलिटीज साइड में, ठीक है। और ये सारी कंडीशन कब होगी, जब ये ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन हो, जब ये ट्रायल बैलेंस के क्या हो, बाहर गिवन हो। और अगर ये सब ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो इसको भी नोट डाउन कर लो कि अगर ये सारे एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हैं तो क्या करोगे। अगर ये सारे एडजस्टमेंट मतलब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं तो एक बार जब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो तो क्या करेंगे अपन, इस बात का भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसको भी नोट बना के आप लिख सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो अभी तक पढ़ाया है उसको 2 पेज के अंदर या 1 पेज में ही उसको क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, है ना। तो एग्ज़ाम में ये शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ये बहुत ही काम आते हैं। अक्रूड इनकम, अनर्न्ड इनकम, तो ये सब जो हैं क्लोजिंग स्टॉक असेट साइड में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज़ में, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स में, अक्रूड इनकम असेट्स में, अनर्न्ड इनकम कहाँ पर, लाइबिलिटीज़ में, ठीक है ना। तो ये सब कहाँ पर, इस तरीके से अपन को दिखाना है। फिर ट्रेडिंग और पीएनएल के अंदर ये नहीं आते। क्लियर हो गई बात। यदि आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट यदि हम नहीं करते तो नेट प्रॉफिट या अगर कोई खर्चा ग्रॉस प्रॉफिट का है
तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और लाइबिलिटीज, क्या लाइबिलिटीज जो होती है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का नहीं करते तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और असेट्स क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। असेट्स क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। अक्रूड इनकम का नहीं करोगे तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और असेट्स भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यदि अनर्ड इनकम का नहीं करोगे तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और लाइबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो देखो ये इफ़ेक्ट पड़ता है। और क्लोजिंग स्टॉक का नहीं करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक का सपोज करो हम एडजस्टमेंट करना भूल जाते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करना जब हम भूल जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। और असेट्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर इस कंडीशन में आप एडजस्टमेंट करना भूल जाओगे तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और आप लिखना ही भूल गए, तो इस कंडीशन में केवल आपकी असेट्स क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की दो कंडीशन है, क्लोजिंग स्टॉक की कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो ये एक बहुत प्यारा सा नोट्स बन गया है आप लोगों के लिए। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी की सारी इन 5 एडजस्टमेंट की क्या हो गई, समरी हो गई। 5 एडजस्टमेंट की क्या हो गई, समरी हो गई। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने ये 5 एडजस्टमेंट सीख लिए हैं। कितने, 5 एडजस्टमेंट। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर हम लोग जो है आज की क्लास को ओवर करेंगे। क्लास के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।